नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं उत्तर पाठशाला में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी की लड़ाई में दोस्तों हजारों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ना जान की परवाह की, ना धन दौलत का लालच किया। आज़ादी के इन सिपाहियों के निस्वार्थ त्याग का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। उत्तर पाठशाला इन स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 15 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 15 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 15 अगस्त सन 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। 15 अगस्त सन 1760 को लेविग्नस की लड़ाई में पर्सिया ने ऑस्ट्रिया और रूस को हराया था। 15 अगस्त सन 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली के बीच 37 किलोमीटर की दूरी में पहली यात्री ट्रेन चलाई थी, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 1885 में किया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 15 अगस्त 1947 को ही रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत को आजादी मिली थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का था। 15 अगस्त सन 1972 को पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड लागू किया गया था दोस्तों। तो ये थी 15 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता की है दोस्तों। तो ये है डॉक्टर वी के पॉल। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी चर्चा हुई। वी के पॉल की अगुवाई वाली समिति ने टीकाकरण के वितरण तंत्र पर विचार विमर्श किया, जिसमें विशेष रूप से अंतिम छोर तक आपूर्ति के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पर नजर रखना भी शामिल है। कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के चयन के लिए व्यापक मानदंडों पर किया गया विचार विमर्श बैठक का प्रमुख विषय था। अन्य प्रमुख विषय में कोविड-19 वैक्सीन के लिए खरीद तंत्र, टीकाकरण के लिए जनसंख्या समूहों की प्राथमिकता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और वैक्सीन के वित्त पोषण के विभिन्न विकल्प शामिल हैं। अब वी के पॉल हैं नीति आयोग के सदस्य। तो बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों की नीति की प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों के बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवरॉय, वी के सारस्वत, रमेश चंद्र और विनीत पॉल शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदला जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने SEP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
तो नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवाचारकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। युवा इनोवेटर्स जो SEP 2.0 का हिस्सा हैं, उन्हें मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सपोर्ट एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट भी मिलेगा दोस्तों। तो अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने SEP 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला करंट अफेयर है, रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज। तो रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। भारत में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए WGDP वुमेन्स कनेक्ट चैलेंज WCC निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों की सहायता करेगी जो लिंग डिजिटल विभाजन को बंद करने और व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। WGDP रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर WCC की भारत विशिष्ट अभिव्यक्ति बनाएगा। इसके साथ ही यह पिछले WGDP WCC राउंड से मिले अनुभव को भी शामिल करेगा। बात करें विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के बारे में, तो विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP पहल को फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा शुरू किया गया था। यह 2025 तक दुनिया के विकासशील में लगभग 50 मिलियन महिलाओं तक पहुंचकर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है। यह पहल 3 स्तंभों पर केंद्रित है: कार्यबल में समृद्ध महिलाएं, उद्यम के रूप में सफल महिलाएं और अर्थव्यवस्था में सक्षम महिलाएं। बात करें रिलायंस फाउंडेशन की, तो रिलायंस फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और रिलायंस फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में, और इसका जो पुराना नाम था वो भी था रिलायंस फाउंडेशन, और इसके जो मालिक और संस्थापक हैं वो हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA ने परीक्षण किया है। बात करें एरो 2 के बारे में, तो एरो 2 इंटरसेप्टर ने स्पैरो टारगेट मिसाइल को शामिल किया जो एक सतह से मिसाइल एक तक लंबी दूरी तक मार करने वाली भी है। इसका नियोजित प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया गया। यह प्रणाली शीर्ष स्तरीय एकीकृत इजरायली शील्ड के रूप में काम करेगी जिसे विभिन्न मिसाइल सेलोव्स का सामना करने के लिए बनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के साथ यह तैयार किया गया है। एरो 2 एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। एरो 2 को शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट की रक्षा के लिए बनाया गया है और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार्च 2000 में पेश किया गया था। नई पीढ़ी के साथ एरो 2 सिस्टम एरो 3 इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिद्धांत का एक हिस्सा है जिसमें आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एंटी रॉकेट सिस्टम और डेविड स्लिंग एक मध्यम से लंबी दूरी का मिसाइल शामिल है। रक्षा प्रणाली जो वायुमंडल के बाहर से खतरों का बचाव कर सकती है। अब एरो 2 का सफल प्रक्षेपण किया है इजराइल ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में इजराइल। बात करें इजराइल की, तो इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र हैं। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों
में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। दोस्तों, ये है इजराइल का ध्वज, ये है इजराइल का कुल चिन्ह। और इजराइल की जो राजधानी और वहां का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, वो है यरूशलेम। और वहां की राजभाषाएं हैं हिब्रू और अरबी। और वहां के निवासियों को बोला जाता है इजरायली। और वहां की जो सरकार है उसका प्रकार है संसदीय लोकतंत्र सरकार। और वहां के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। कौन है दोस्तों? रेवेन रिवलिन। और वहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। और फिलिस्तीन का ब्रिटिश जनादेश से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों, इसे वो हुई थी 14 मई 1948 को। और इजराइल की जो मुद्रा है दोस्तों, वो है इजरायली नई शेकेल। क्या है दोस्तों? इजरायली नई शेकेल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गोवा के खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो गोवा के जो खाजे, हर्बल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हर्बल मिर्च और मिंदोली केला, मोएरा केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडेक्शन जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। बिसोलिम आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। म्यंदोली बनाना ग्रोअर्स एसोसिएशन इमरामपुर पेरनेम ने मोइरा केले के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। वहीं हर्मल पेरनेम चिली ग्रोअर्स एसोसिएशन ने हर्मल मिर्च के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। बात करें जीआई टैग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग। तो भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। एक जीआई टैग उत्पाद को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। अब जीआई टैग मिला है गोवा के उत्पादों को, तो ये रहा दोस्तों मैप में गोवा। बात करें गोवा की, तो गोवा या गोवा कोंकणी में जिसे गोई कहा जाता है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। गोवा की जो राजधानी है दोस्तों, वो है पणजी। और वहां का सबसे बड़ा जो शहर है वो है वास्को द गामा। क्या है दोस्तों? वास्को द गामा। और वहां की जो राजभाषा है वो है कोंकणी। और जो गोवा का गठन हुआ दोस्तों, वो हुआ 30 मई 1987 को। और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और वहां का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधानसभा में 40 सीटें हैं। और गोवा से राज्यसभा के लिए 1 सीट और लोकसभा के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों। और जो गोवा का उच्च न्यायालय है वो है बंबई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एलआईसी ने लैप्स पॉलिसीज को दोबारा चालू करने के लिए विशेष योजना शुरू की है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने लैप्स यानी कि रुकी हुई जो पॉलिसियां होती हैं उनको फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया है? स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। बात करें इस कैंपेन की, तो विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसीज को कुछ नियमों और शर्तों के तहत पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। हालांकि यह चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, लेकिन अन्य उच्च जोखिम वाली योजनाओं के अलावा विलंब शुल्क में कुछ रियायतों की अनुमति दी जा सकती है। जिन पॉलिसीज ने प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चूक की है और पुनरीक्षण की तारीख के अनुसार पॉलिसी अवधि पूरी नहीं की है, वे अभियान के दौरान पुनर्जीवित होने के पात्र हैं।
यह अभियान उन पॉलिसी धारकों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी। कवर को बहाल करने के लिए हमेशा पुरानी पॉलिसी को पुनः शुरू करना बेहतर समझा जाता है। अब ये क्या है, एलआईसी ने, तो बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का फुल फॉर्म है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अभी अध्यक्ष हैं एम आर कुमार। कौन है दोस्तों? एम आर कुमार। अगला करंट अफेयर है, प्रमोद भसीन आईसीआर के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। तो ये हैं प्रमोद भसीन। तो प्रमोद भसीन को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में आईसीआर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। ईसर इस पद पर 15 साल से काबिज थी। हालांकि वह चेयरपर्सन एमरेंटिस के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगी, जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया पद है। अब प्रमोद भसीन बने हैं आईसीआर के नए अध्यक्ष। बात कर रहे हैं आईसीआर की, तो अगस्त 1981 में स्थापित आईसीआर एक स्वायत्त नीति उन्मुख लाभ रहित आर्थिक नीति थिंक टैंक है। आईसीआर का मुख्य फोकस विश्लेषणात्मक अनुसंधान के द्वारा नीति निर्माण की ज्ञान सामग्री को बढ़ाना है, जो भारत की नीति निर्माताओं को सूचित करने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ इंटरफेस में सुधार करने पर लक्षित है। आईसीआर का कार्यालय इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में संस्थागत परिसर में स्थित है। आईसीआर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रमुख शिक्षाविद, नीति निर्धारक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। आईसीआर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर रजत कथुरिया। कौन है दोस्तों? डॉक्टर रजत कथुरिया। अगला करंट अफेयर है, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा को शुरू किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य की सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपए की सीमा के दायरे में होंगे। बात करें पॉजिटिव पे जो सुविधा के बारे में, तो पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक से बचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुनाने के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नहीं खाने पर चेक को वापस कर दिया जाता है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला करंट अफेयर है, एस मुंद्रा बने हैं आईबीएच के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये हैं एस मुंद्रा जो बने हैं आईबीएच के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष शोराण मुंद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएच के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने अपनी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है और IBABFL के गैर स्वतंत्र निदेशक के गैर कार्यकारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने IBHFL की सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभालने के लिए कदम बढ़ाया है। तो एस मुंद्रा बने हैं IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। बात करें IBH की, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दलाई लामा नवंबर में करेंगे आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन। तो दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक लीडर
जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉन्ज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक को नवंबर में विमोचित करेंगे। बात करें अवर ओनली होम बुक के बारे में, तो इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। यह उनके बच्चों के लिए समर्पित 2019 के प्रकाशन द सीड ऑफ कंपैशन लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा उनकी आत्मकथा और दर्शन पर लिखी एक पुस्तक है। 2018 में इकोलॉजी इथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस द दलाई लामा इन कन्वर्सेशन विद लीडिंग थिंकर्स ऑन क्लाइमेट चेंज प्रकाशित की गई थी। अब यह पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं दलाई लामा। बात करें दलाई लामा की, तो ये हैं दोस्तों दलाई लामा। तो 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सु, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था, तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकिस्तर क्षेत्र में रहने वाले ये ओमान परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अवस्था में बालक लामू धोंडुप की पहचान 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यात्सु के अवतार में की गई थी। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, और दलाई लामा के वंशज करुणा अवलोकेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। अब बात करें पिछली वीडियो के क्वेश्चन की, तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। और इसका सही आंसर देने वाले के नाम है साक्षी आर्या, मनीष ममगई। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची जारी की है। 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय स्टार कौन बन गया है? आपके ऑप्शन हैं रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो हर संडे सुबह 11 बजे दोस्तों उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज कराते हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज में हिस्सा जरूर लीजिएगा दोस्तों। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।